So let's resume the question that we were doing of October November 2019 पेपर 3 वेरिएंट 1। हमने पिछले पार्ट के अंदर जो है वो पार्ट ए और पार्ट बी को कंप्लीट कर लिया था, जो कि सेलर के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग थी। इसके अंदर हमने प्रॉफिट और लॉस मेड ऑन द सेल ऑफ पार्टनरशिप कैलकुलेट किया था, और हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बना के उनके कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज किया था। अब पार्ट सी की अगर आप रिक्वायरमेंट पढ़ें तो पार्ट सी में कहता है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन of X Limited at 1st January 2018 immediately after the acquisition of partnership। तो ये काम जाहिर सी बात है, ये काम किसका है? ये काम X Limited का है। X Limited कौन है? X Limited एक्वायरर है जिसने बिजनेस को एक्वायर किया है। तो अब एक्वायरर की हमें एक एसओएफपी बनानी है राइट आफ्टर द एक्विजिशन। अच्छा, एक्वायरर की एसओएफपी बिफोर एक्विजिशन तो हमारे पास अवेलेबल है, ये रही एक्स लिमिटेड की एसओएफपी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें उसके नॉन करंट एसेट और लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोवाइडेड थी। और फिर उसने जो है ये जो पार्टनरशिप थी एमी एंड बैथ की, उसको खरीद लिया है। और उसको खरीदा उसने कितने का था? हमारे पास परचेज कंसिडरेशन गिवन थी 2,40,000 का उसने खरीदा था। इसमें 90,000 उसने ऑर्डिनरी शेयर्स दिए थे, और बाकी की सेटलमेंट जो हमने कैलकुलेट भी करी थी कि 15,000 बाकी का जो है वो उसने कैश पे दिया था। अच्छा जी। तो अब अगर हमें इसकी एसओएफपी बनानी है तो वो किस तरीके से बनेगी? देखिए, अगर एक्स लिमिटेड ने एमी एंड बैथ के बिजनेस के एक्वायर किया है तो उस पर कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्वायर किए थे। जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एमी एंड बैथ के बिजनेस से एक्वायर हुए हैं बाय एक्स लिमिटेड एट देयर फेयर वैल्यूज, जो कि यहाँ पे गिवन थी फॉलोइंग वैल्यूज जो उसने लिखा हुआ था, इसमें नॉन करंट एसेट की वैल्यू 148,000 थी, इन्वेंट्री की 41,000 थी, और ट्रेड रिसीवेबल की 47,000 थी। ये वैल्यूज क्या कर ली जाएंगी? ये वैल्यूज ऐड कर ली जाएंगी। एंड इसी तरीके से हमने ट्रेड पेबल्स भी एक्वायर किए थे 30,000 के। तो एक्स लिमिटेड के ऑलरेडी देखो कितने ट्रेड पेबल हैं। एक्स लिमिटेड के ऑलरेडी जो ट्रेड पेबल्स हैं वो 73,600 के थे। उसके अंदर हमने जो एमी एंड बेथ के 30,000 के ट्रेड पेबल्स एक्वायर किए, वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। सेम विल बी डन फॉर नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट 148 का एक्वायर हुआ है। तो जो एग्जिस्टिंग एसेट्स पड़े हुए थे एक्स लिमिटेड में, उसके ऊपर जो उन्होंने एमी एंड बैथ के एसेट्स और लाइबिलिटीज को एक्वायर किया है, वो एक्स लिमिटेड के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बैलेंस के अंदर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जिस तरीके से इन्वेंटरी देखा जाए तो एक्स लिमिटेड के पास ऑलरेडी 82,000 की पड़ी हुई थी, ठीक है। और इन्होंने फिर एक्स लिमिटेड वालों ने एमी एंड बैथ से कितनी की इन्वेंट्री ली है? 41,000 की इन्वेंट्री ली है। तो जो उनकी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री थी 82,000 की, उसके अंदर ये 41,000 की इन्वेंट्री जो वो एक्वायर कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। सेम विल बी डन फॉर ट्रेड रिसीबल। इनके पास पहले से ट्रेड रिसीबल थे 83,700 के, और इन्होंने फर्दर 47,000 के ट्रेड रिसीबल लिए। तो 47,000 के ट्रेड रिसीबल भी क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अच्छा, कैश के केस में रिवर्स है। कैश के केस में क्या हुआ है? एक्स लिमिटेड के पास अवेलेबल कैश कितना था? आप यहाँ सामने देख सकते हैं 98,400 जो है वो एक्स लिमिटेड के पास अवेलेबल कैश पड़ा हुआ था। लेकिन एक्स लिमिटेड ने एमी एंड बैथ के बिजनेस से कोई कैश एक्वायर नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे उसमें लिखा हुआ भी था ना, अगर आप पहले ही एडजस्टमेंट पढ़ो तो उसमें लिखा हुआ है एक्सेप्ट द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हमने ये एसेट्स लिए हैं। तो कैश के अंदर कोई अगर एसेट नहीं आया तो हम कैश के बैलेंस को नहीं बढ़ाएंगे। रादर अगर आप रियलाइज करो तो कैश से तो आपने पेमेंट करी थी एमी एंड बैथ को। शेयर्स के बाद आपने बाकी जो सेटलमेंट करी है 15,000 की, वो कैश से करी है। जो हमने कैलकुलेट किया था कि 90,000 शेयर्स अगर 2.5 की वैल्यू पे दिए हैं तो 2,25,000 के शेयर्स हो गए। लेकिन टोटल परचेज कंसिडरेशन 2,40,000 की है, तो रिमेनिंग कैश से पे हुआ है। तो एक्स लिमिटेड के पास जो कैश था 98,400 का, उसमें से 15,000 कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि वो उन्होंने एमी एंड बैथ के बिजनेस को पे किया है। थोड़ा सा अगर और आगे बढ़े तो ऑर्डनरी शेयर पे क्या फर्क पड़ेगा, अब इसको जरा आप समझिएगा। ऑर्डिनरी शेयर ऑफ $1 ईच। एक्स लिमिटेड के पास कितने के शेयर्स पड़े हुए थे? 7 लाख के शेयर्स पड़े हुए थे, जिनकी ये जो $1 ईच का क्या मतलब है कि ये उसकी फेस वैल्यू है। तो 7 लाख शेयर्स पड़े हुए एट अ फेस वैल्यू ऑफ $1 ईच। उसके बाद एमी एंड बैथ के बिजनेस को एक्वायर करने के लिए इन्होंने कितने शेयर्स इशू किए हैं? एक्स लिमिटेड हैव इशूड 90,000 शेयर्स। और 90,000 शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है? $2.5 ईच। एक बात याद रखिएगा, जब भी कंपनी, ये हमने कंपनी अकाउंट्स के अंदर भी बात करी थी, जब भी कंपनी कोई शेयर इशू करती है तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल उसका हमेशा फेस वैल्यू से बढ़ता है।
जब हम कंपनी अकाउंट्स कर रहे थे उसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते थे, तो इवन मैंने आपको बताया था, चाहे कंपनी राइट इशू करे, बोनस इशू करे, जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की अमाउंट है वो हमेशा फेस वैल्यू से बढ़ेगी। तो अगर किसी बच्चे को नहीं बात, तो वो ये बात लिख ले, दैट ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल विल ऑलवेज इंक्रीज बाय इट्स फेस वैल्यू। तो अगर आपने 90,000 शेयर इशू किए हैं और एक्स लिमिटेड की जो शेयर की फेस वैल्यू है, वो जैसे मैंने आपको बताया कि $1 ईच, ये फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो $1 है, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1 सिर्फ और सिर्फ 90,000 से इंक्रीज होगा। तो अब आप कहते हो सर लेकिन एक्स लिमिटेड ने जो 90,000 शेयर इशू किए हैं, वो तो एज पर मार्केट वैल्यू, उन्होंने कहा कि भाई हम तो 2.5 पे आपको शेयर दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को सिर्फ $1 से बढ़ाओ। तो अगर आप ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को सिर्फ $1 से बढ़ाओगे, तो ये जो बीच का $1.5 रह गया, ये क्या है? तो ये आपका शेयर प्रीमियम है। जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करे, चाहे वो राइट इशू हो, बोनस इशू हो, या इस केस में किसी और कंपनी को एक्वायर करने के लिए शेयर इशू किया जा रहा हो, ठीक है ना, जैसे इस केस में एक्स लिमिटेड ने तो शेयर लेकिन इशू उसने किया। अपनी कंपनी के शेयर इशू किए हैं या हाँ, जो एक्स एक्वायर किए? जो वो समझ अपनी नहीं बात। नहीं नहीं, अब एक्स लिमिटेड जो है वो एक्वायरर है, और एक्स लिमिटेड ने अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए किसको? एमियन बैथ को। क्योंकि जो उसने 2,40,000 की परचेज प्राइस पे जिसपे एमियन बैथ के बिजनेस को खरीदा था ना, तो जरूरी नहीं है कि मैंने आपको बताया था पूरा 2,40,000 वो कैश में पे करे। उसने कुछ अमाउंट शेयर्स के थ्रू सेटल करा दिया, जिसको हम कहते हैं स्टॉक फॉर स्टॉक ट्रांजैक्शन, कि मैं आपका बिजनेस खरीद रहा हूं, आपके बिजनेस खरीदने के लिए मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे दूंगा। अब वो एमियन बैथ के ऊपर है कि वो जाके एक्स लिमिटेड के शेयर्स को मार्केट में बेच के उसको कैश आउट करा लें, या जो चाहे उसका करें, उसको रखे, वो उनके ऊपर है। जो 90,000 शेयर्स एक्स लिमिटेड ने इशू किए हैं, उनकी एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी थी? $2.5। यानी कि वो 90,000 शेयर्स टाइम्स 2.5, उनकी टोटल मार्केट वैल्यू $2,25,000 थी। तो ये एक्स लिमिटेड ने अपने शेयर्स इशू किए हैं किसको? एमी एंड बैथ को, ताकि वो एमी एंड बैथ के बिजनेस को खरीद सके। तो बिजनेस खरीदने के लिए लाजमी नहीं होता कि मैं आपको हमेशा कैश दूं और आपका बिजनेस खरीदूं। अगर मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहा हूं, तो शेयर्स की भी वर्थ होती है ना। देखो, ये जो 90,000 शेयर्स एक्स लिमिटेड ने इशू किए हैं, की मार्केट वैल्यू है 2,25,000। तो एमियन बैंक जब भी चाहे उसको बेच के 2,25,000 रियलाइज कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर दैट रीजन ये एक्स लिमिटेड के शेयर्स इशू हो रहे हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू 2.5 है। जब भी कोई कंपनी फेस वैल्यू के ऊपर शेयर को इशू करती है, तो जो डिफरेंस होता है ना उसकी इशू प्राइस का, कि किस प्राइस पे उसने शेयर को इशू किया, और उसकी फेस वैल्यू का, दैट इज कॉल्ड शेयर प्रीमियम। तो एक्स लिमिटेड ने जो शेयर इशू किए हैं, 90,000 शेयर्स एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ 2.5, उसमें अगर मैं कहूं कि भाई 2.5 इशू प्राइस थी और $1 की फेस वैल्यू है, तो 1.5 क्या हो गया? 1.5 शेयर प्रीमियम हो गया। कि जब कंपनी ने एक्सएबिलिटी ने शेयर इशू किया, तो हर शेयर के ऊपर उन्होंने $1.5 का प्रीमियम चार्ज किया है। और दैट इज बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनका शेयर मार्केट के अंदर, जो उसकी मार्केट वैल्यू थी वो $2.5 थी, जो कि फेस वैल्यू से ऊपर थी। तो अब ये जो $1.5 का शेयर प्रीमियम है, टोटल शेयर्स कितने इशू हुए हैं? 90,000 शेयर्स इशू हुए हैं। तो हम करेंगे 90,000 टाइम्स 1.5, तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा $1,35,000 का। ये आपका टोटल शेयर प्रीमियम के अंदर इंक्रीज है, क्योंकि कंपनी ने जो शेयर इशू किया है इट वाज अबव द फेस वैल्यू ऑफ $1। तो जो भी डिफरेंस था वो शेयर प्रीमियम था, जो कि हमने कैलकुलेट किया, $1.5 आ रहा था। और टोटल कंपनी ने हर शेयर के ऊपर अगर $1.5 का प्रीमियम चार्ज किया है और 90,000 शेयर इशू किए हैं, तो 90,000 टाइम्स 1.5, हमारे पास टोटल शेयर प्रीमियम निकल के आ गया कितने का? $1,35,000 का। तो आपका देखें यहाँ पे जो शेयर कैपिटल बढ़ेगा एक्स लिमिटेड का, वो तो सिर्फ फेस वैल्यू से बढ़ेगा विच इज 90,000। लेकिन जो बाकी का, अगर मैं 225,000 माइनस 90,000 करूं, तो बाकी का जो 1,35,000 है वो किधर इंक्रीज शो किया जाएगा? दैट इंक्रीज विल बी शोन एज शेयर प्रीमियम। अच्छा, एक्स लिमिटेड का एग्जिस्टिंग शेयर प्रीमियम का बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम जब एसओएफपी बनाएंगे तो उसमें हम दिखाएंगे कि भाई शेयर प्रीमियम भी बढ़ा है। और शेयर प्रीमियम कितने से बढ़ा है? 1 लाख, जो हमने अभी अमाउंट कैलकुलेट करी, 1,35,000 से इस कंपनी का शेयर प्रीमियम भी बढ़ा है। और रिटेन अर्निंग जो है वो इस ट्रांजेक्शन से इम्पैक्ट नहीं होगी। तो अब मैं अगर आपको एक्स लिमिटेड की एसओएफपी बना के दिखाऊं यहाँ पे, ये रही एक्स लिमिटेड की एसओएफपी। सबसे पहले जो चीज आ रही है आपको शो हो रही है, वो क्या हो रही है? गुडविल।
क्योंकि गुडविल अगर आप लास्ट पार्ट में याद करें हमने कैलकुलेट भी करी थी, मैं उसको रिकॉल भी करा दूं। गुडविल का फॉर्मूला था परचेज प्राइस माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट। तो जो परचेज प्राइस एक्स लिमिटेड ने पे करी थी टू एमी एंड बैथ, वो 2,40,000 थी, इसको हम परचेज कंसिडरेशन भी कहते हैं। और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स यानी कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज एट देयर फेयर वैल्यू किया था, तो हमारे पास अमाउंट निकल के आई थी 2,06,000। दोनों का जो डिफरेंस था वो गुडविल था। गुडविल इज एन इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट, और इस केस में जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये परचेज गुडविल है। It will be maintained in the books of account and it will be recorded in the statement of financial position as an intangible non-current asset। तो यहाँ पे हमने जब अपनी एसओएफपी स्टार्ट करी तो सबसे पहली वैल्यू किसकी लिखी है? सबसे पहली वैल्यू हमने लिखी है $34,000 गुडविल की। फिर बाकी जो काम किया है ना वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। देखो नॉन करंट एसेट के लिए क्या हुआ है, 6,54,000 प्लस 148,000। ये किस बेसिस पे हुआ है? हम कह रहे हैं कि भाई एक्स लिमिटेड के पास ऑलरेडी 6,54,000 के नॉन करंट एसेट्स थे, और उसके बाद उन्होंने 1,48,000 के एसेट्स एक्वायर करे हैं फ्रॉम एमी एंड पैथ। अच्छा, कोई बच्चा ये बोले कि नहीं सर, एमी एंड बैथ के तो नॉन करंट एसेट 1,42,000 के लिखे हुए हैं, आप 148,000 क्यों ऐड करा रहे हैं? तो मैंने आपको बताया था कि एक्स लिमिटेड को फर्क नहीं पड़ता कि एमी एंड बैथ की एसओएफपी में एसेट्स और लाइबिलिटीज कितने की रिकॉर्डेड है। एक्स लिमिटेड को फर्क पड़ता है कि उन एसेट्स की फेयर वैल्यू कितनी है, और वो फेयर वैल्यू नीचे गिवन है नॉन करंट एसेट्स की कितनी, $1,48,000। तो इसी वजह से नॉन करंट एसेट्स एक्स लिमिटेड के पास पहले $654,000 के थे, और फिर जो उन्होंने एमियन बेच से एसेट्स एक्वायर करे उसकी फेयर वैल्यू 148,000 थी, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सेम काम इन्वेंट्री में हुआ है, 41,000 की इन्वेंट्री आई है तो वो ऐड हो गया था। सेम काम ट्रेड रिसीबल में भी हुआ है। कैश के अंदर आपने, क्योंकि उनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्वायर नहीं किया था, इनफैक्ट रादर आपने एमी एंड बैथ को कैश की फॉर्म में कुछ पैसे पे किए थे और 15,000 पे किए थे, तो वो माइनस हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने हमारे नॉन करंट एसेट का सेक्शन बनाया, जिसमें गुडविल आ गई। नॉन करंट एसेट मैंने आपको समझा दिया अरे किस तरीके से 8,02,000 है। जी बोलिए। वो 15,000 माइनस हमने किस चीज का किया था? कैश पे किया है ना, एक्स लिमिटेड ने जब कंपनी एक्वायर करी है तो 2,25,000 के तो उन्होंने शेयर इशू कर दिए थे, लेकिन टोटल परचेज प्राइस 2,40,000 की ओके। थी। तो बाकी का जो 15,000 था वो एक्स लिमिटेड ने कैश पे किया है एमी एंड बैथ के बिजनेस को एक्वायर करने के लिए। तो ये ना एक तरीके से कंबाइंड ट्रांजेक्शन है। 2,40,000 में से कुछ, या इनफैक्ट कह लो मेजर पैसे उन्होंने शेयर से सेटल करा दिए 2,25,000, और बाकी का 15,000 उन्होंने जो है वो रिमेनिंग अमाउंट कैश के थ्रू सेटल कराई है। जो कि अगर आप कहो सर सवाल में किधर कहा गया था, तो सवाल में ये देख रहे हो, ये लास्ट सेकंड एडजस्टमेंट की जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, द बैलेंस वॉज पेड इन कैश। तो 90,000 शेयर इशू किया, मार्केट वैल्यू 2.5 है, उसका टोटल 2,25,000 बना था। बाकी जो 2,40,000 में से 2,25,000 निकाल दो, जो रिमाइंडर बैलेंस बचा 15,000 का, वो कैश के थ्रू सेटल कर दिया गया। तो दैट इज वाई हम कैश में से 15,000 माइनस करा रहे हैं। तो अगला जो हमारा करंट एसेट्स का सेक्शन था, करंट एसेट्स के सेक्शन के अंदर देख लो, जो मैंने ऊपर बात बताई थी, इन्वेंट्री 82,000 की ऑलरेडी एक्स लिमिटेड के पास थी, 41,000 की उन्होंने एमी एंड बैथ के बिजनेस से एक्वायर करी। फेयर वैल्यू लूंगा, अगेन फिर से रिपीट कर दूंगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज की फेयर वैल्यू लूंगा जो कि एक्स लिमिटेड के लिए रेलिवेंट है। नेट बुक वैल्यूज को एक्स लिमिटेड की एसओएफपी बनाते वक्त कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो एमी एंड बैथ ने अपनी एसओएफपी में रिकॉर्ड किया हुआ था कि हमारे एसेट्स इतने के हैं, लाइबिलिटीज इतने की हैं, वो एक्स लिमिटेड को उन वैल्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको फर्क पड़ता है टुवर्ड्स द फेयर वैल्यू ऑफ दोज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो उसने जो ऐड भी कराना है एसेट्स के अंदर, वो फेयर वैल्यू ऑफ दोज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ही करानी है। तो इन्वेंट्री के अंदर 41,000 की फेयर वैल्यू थी, उसकी वो ऐड हो गई। ट्रेड रिसीबल की फेयर वैल्यू 47,000 थी, वो ऐड हो गई। कैश मैंने आपको बताया कि एक्स लिमिटेड के पास वैसे तो 98,400 का था, लेकिन 15,000 का कैश उनके बिजनेस से गया है टू एक्वायर द बिजनेस ऑफ एमी एंड बैथ, तो हमने -15,000 करा लिया। एसेट्स का टोटल किया तो आप देख ले, 117,3,100 जो है वो हमारे पास टोटल एसेट्स की फिगर निकल कर आ रही है। सर देन गुडविल 34,000 क्या है? गुडविल 34,000 इसलिए आया क्योंकि आपने जो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स जो आपने एक्वायर करी थी एक्स लिमिटेड से, वो 2,06,000 की थी, और जो आपने उनको परचेज प्राइस पे करी थी वो 2,40,000 की थी। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि इस केस में एक्स लिमिटेड एमी एंड बैट की गुडविल को परचेज कर रहा है। ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल नहीं है, ये रेपुटेशन मैं खरीद रहा हूँ। तो जो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स थी एमी एंड बैट के बिजनेस की, वो हमने कैलकुलेट करी थी 2,06,000। जो परचेज प्राइस थी एमी एंड बैट के बिजनेस की, वो थी 2,40,000।
गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस एंड द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, तो वो गुडविल निकल के आ गई $34,000। सिंस दिस इज परचेज गुडविल, इट विल बी मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द एक्वायरर, जो कि एक्स लिमिटेड है, और एक्स लिमिटेड की ही हम एसओएफपी यहाँ पे अभी बना रहे हैं। अच्छा जी, फिर आपके पास इक्विटी का सेक्शन आ गया। अब इक्विटी के सेक्शन के अंदर 7 लाख के शेयर्स आपके एक्स लिमिटेड के ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। आपने फिर 90,000 शेयर्स इशू किए थे टू एक्वायर द बिजनेस ऑफ एमी एंड बैथ। और मैंने अभी आपको क्लियर किया कि भाई ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से बढ़ता है। तो भले जो 90,000 शेयर्स इशू हुए हैं उनकी मार्केट वैल्यू $2.5 थी, ठीक है, लेकिन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जब आप इंक्रीज कर रहे हो तो आपने देखा कि भाई हर शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, वो $1 थी। तो 90,000 शेयर्स इश्यू हुए हैं, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1, आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 90,000 से बढ़ेगा। और बाकी जो डिफरेंस था, क्योंकि आपने जो शेयर इशू किया है वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से किया है और फेस वैल्यू आपके शेयर की सिर्फ $1 है, तो जो डिफरेंस था जो कि हमने कैलकुलेट किया था कितने का था, $1.5 का था, टाइम्स 90,000 किया तो 1,35,000 से हमारे बिजनेस का यानी कि एक्स लिमिटेड का शेयर प्रीमियम भी इंक्रीज हो रहा है। एंड रिटेन अर्निंग उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ एक्विजिशन की वजह से, तो वो सेम 1,44,500 एज इट इज ही रिकॉर्ड कर दी जाएगी। तो अब यहाँ देखें, मैं एसओएफपी जब कंटिन्यू कर रहा हूँ तो इक्विटी में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ये नोट मैंने बोल दिया, आप लोग लिख लें कि फेस शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से बढ़ेगा। तो 7 लाख प्लस 90,000, ऑर्डिनरी शेयर 7,90,000 का रिकॉर्ड हुआ। शेयर प्रीमियम जो क्रिएट हुआ है 1,35,000 का, कैलकुलेशन मैंने आपको दिखा दी। मार्केट वैल्यू 2.5 थी, फेस वैल्यू $1 थी। 2.5 माइनस 1, कंपनी ने शेयर प्रीमियम चार्ज किया है 1.5 का, और 90,000 शेयर इशू किए थे। तो 1.5 टाइम्स 90,000 आपके पास शेयर प्रीमियम बन गया 1,35,000 का। और रिटेन अर्निंग आपके पास सेम आ गई। टोटल इक्विटी किया तीनों को ऐड करा के, तो दैट इज कमिंग अप टू बी एज 1,069500। एंड उसके बाद एक लास्ट चीज जो हमारे पास एसओएफपी में डालनी है, हमें वो करंट लाइबिलिटीज डालनी है। तो करंट लाइबिलिटीज आपके पास जो एक्स लिमिटेड था उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस में 73,600 की ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटीज थी। और फिर उन्होंने जो एक्वायर किया एमी एंड बैथ का बिजनेस, तो उसमें ट्रेड पेबल्स की जो फेयर वैल्यू थी, अगेन एसओएफपी के अंदर ट्रेड पेबल्स की बुक वैल्यू लिखी हुई है जो कि एमी एंड बैथ के बिजनेस में 31,000 रिफ्लेक्ट हो रही है। हम इंक्लूड करेंगे कौन सी वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ दोस ट्रेड पेबल, जो कि नीचे एडजस्टमेंट में गिवन थी कितनी, $30,000 की। तो हमने उस 73,600 के अंदर प्लस 30,000 किया, तो हमारी ट्रेड पेबल्स बन गए 103,600 के। इक्विटी के अंदर ट्रेड पेबल्स ऐड किया तो टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज अगेन 1,173,100 का बन गया, जो कि टोटल एसेट्स के बराबर है। विच मीन्स कि मैंने अपनी एसओएफपी एक्स लिमिटेड के लिए ठीक बनाई है, तभी मेरी एसओएफपी बैलेंस कर रही है। अजान हो जाए फिर रिज्यूम करते हैं। अच्छा, तो ये आपका हो गया पार्ट सी, जिसके अंदर उसने एक्वायरर के पर्सपेक्टिव से कहा था, यानी परचेजर के पर्सपेक्टिव से कहा था कि भाई जो बिजनेस हमने एक्वायर किया है एक्स लिमिटेड जो कि एक्वायरर है, उसकी राइट आफ्टर द एक्विजिशन एसओएफपी बना के दिखा दो। तो वो हमने उसको एसओएफपी बना के दिखा दी। बहुत ही अगर देखा जाए तो सिंपल सा काम था, सिंपल एड सब्ट्रैक्शन है। सिर्फ गुडविल का आपने ख्याल रखना है कि अगर उस बिजनेस ने जो एक्वायर हुआ है, अगर हमने उस बिजनेस को कोई गुडविल पे किया तो आप उसको रिकॉर्ड करो, एक तो। और दूसरा ये है कि आप जब एसेट्स के अंदर वैल्यूज ऐड करा रहे हो तो आप बुक वैल्यू ना ऐड करा दो, आप फेयर वैल्यूज ऐड कराओ, क्योंकि ये बात मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूं कि बायर के पर्सपेक्टिव से, जो कि एक्स लिमिटेड है जो एक्वायरर है, उसके पर्सपेक्टिव से एसेट्स और लाइबिलिटीज की फेयर वैल्यू मैटर करती है। उसको जो एमी एंड बैट के बिजनेस में एसेट्स और लाइबिलिटीज की नेटबुक वैल्यू रिकॉर्डेड है उससे उसको कोई कंसर्न नहीं है। खैर, पार्ट डी के अंदर अब कहता है स्टेट टू एडवांटेजेस टू अ कंपनी ऑफ परचेजिंग अनदर बिजनेस। बहुत ही सिंपल थ्योरी का सवाल है, क्या फायदा होता है भाई एक बिजनेस को दूसरा बिजनेस जो है एक्वायर करने का। तो भाई एक तो एक आपकी जो डाइवर्सिफिकेशन होती है वो बढ़ जाती है, मोर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज। एंड दूसरा ये है कि आप जब अपने, अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर ही आप किसी बिजनेस को एक्वायर कर रहे हो, यानी कि मैं भी, मेरा भी लेट से अगर कोई अज्यूम कर लो कि मेरी भी अगर लेट से कोई कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी, और मैं अगर आगे से जाके कोई कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी ही एक्वायर करता हूँ, तो मेरा कंपटीशन एलिमिनेट हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा मार्केट शेयर बढ़ेगा। तो दीज आर टू बेनिफिट्स ऑफ डूइंग एक्विजिशन, कि आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को अगर बाय कर रहे हो तो एक तो डाइवर्सिफिकेशन आपके बिजनेस के अंदर बेहतर हो जाएगी, और दूसरा आपका कंपटीशन एलिमिनेट हो जाएगा। और भी रेलिवेंट रीजन है, उसने दो मांगे थे तो हमने दो लिख दिए। एंड देन पार्ट ई पे अगर आप आओ, तो पार्ट ई के लिए पहले उसने आपको कहा कि एक्स लिमिटेड की 31 दिसंबर 2017 और 2018 को जो रिटेन अर्निंग वाला सेक्शन है ना,
रिटेन एंडिंग वाला सेक्शन से क्या मुराद है, जब आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हो तो रिटेन एंडिंग के अंदर किस वजह से चेंज आता है। एक तो कि आपने बिजनेस में प्रॉफिट कितना कमाया, पहला रीजन ये होता है। दूसरा, फिर अगर आपने डिविडेंड पे किया तो उसकी वजह से कितना आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, वो रिटेन एंडिंग को कम करता है। और आपके पास अगर कोई ट्रांसफर टू रिजर्व होता है तो वो माइनस हो जाता है, नहीं होता तो वो फिर माइनस नहीं होता, और अपेरेंटली आपके पास रिटेन एंडिंग एट द एंड निकल के आ जाती है। तो यहाँ पे उसने दोनों सालों के, रियलाइज करो 2017 में एक्विजिशन हुई है, 31 दिसंबर 2017 को एक्विजिशन हुई है। तो उसने आपको बिफोर एक्विजिशन यानी कि 2017 की भी रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट दे दी, और आफ्टर एक्विजिशन भी आपको रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट दे दी। और अब आपसे पूछता है कि बताओ वेदर और नॉट एक्स लिमिटेड हैज मेड द राइट डिसीजन टू एक्वायर द पार्टनरशिप बिजनेस, सपोर्ट योर आंसर बाय यूजिंग रेलेवेंट कैलकुलेशन। तो एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर यहाँ पे आपको दिख रही है प्रॉफिट फॉर ईयर की, जो कि बिफोर एक्विजिशन एक्स लिमिटेड का ज्यादा था, और आफ्टर एक्विजिशन जब उसने एमियन बैथ के बिजनेस को एक्वायर कर लिया तो उसका प्रॉफिट फॉर ईयर कम हो गया है। डिविडेंड पेड बिफोर एक्विजिशन ज्यादा थे, आफ्टर एक्विजिशन कम है। और उसका मेरे ख्याल से बहुत ऑब्वियस रीजन ये है कि आपने क्योंकि प्रॉफिट कम कमाया तो आपने डिविडेंड भी फिर कम पे किया। अच्छा, रिटेन अर्निंग अलबत्ता आपके बिजनेस की पिछले साल के मुकाबले बढ़ी ही है, क्योंकि स्टिल आपने प्रॉफिट तो कमाया है, और आपने जो प्रॉफिट कमाया वो सारा डिविडेंड में नहीं दिया, कुछ आपने बचा भी लिया है, तो वो तो ऑब्वियस था कि रिटेन अर्निंग आपकी बढ़नी थी। यहाँ पे सबसे रेलेवेंट फिगर अगर देखा जाए तो वो प्रॉफिट फॉर ईयर की है, जिसके ऊपर हम हमारी डिस्कशन रखेंगे। तो हमने यही बात करी कि भाई प्रॉफिट्स आपके 168 से 145 पे आ गए, यानी कि 23,000 से आपके प्रॉफिट्स डिक्रीज हो गए, और आपके डिविडेंड्स भी $7,500 से डिक्रीज हो गए। इवन थो एक्स लिमिटेड ने अपना एक कंपैटिटर एलिमिनेट कर दिया है, बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग टू इंटीग्रेट द पार्टनरशिप। ये एक बड़ा प्रैक्टिकल सी बात है, एज इन सिर्फ थ्योरी के हिसाब से इसको मत समझना, लेकिन एक बात जब याद रखना, जब भी अगर बात हो ना कि आप फला बिजनेस खरीद ले, तो आप सिर्फ ये ना देखा करो कि फला बिजनेस जिसको खरीदने की बात हो रही है वो खुद कितना कमा रहा है। आप ये भी देखा करो कि जब आप उस बिजनेस को खरीद लोगे तो क्या आप उसको अपने बिजनेस के साथ इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर वो इजिली इंटीग्रेट नहीं होगा तो फिर आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स आर डेफिनेटली बाउंड टू गो डाउन। क्यों? क्योंकि भाई अब आपकी मैनेजमेंट के इशू आने लग जाएंगे, आपको कोऑर्डिनेशन के इश्यूज आने लग जाएंगे। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना इंटीग्रेशन का, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें आ गई कि भाई आपकी ये सारी चीजें मर्ज नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं। एमी एंड बैथ माइट ऑल्सो बी डिस्टर्बिंग डिसीजन मेकिंग ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो एमी एंड बैथ को 90,000 शेयर्स मिले हैं, विच मीन्स के अब एमी एंड बेथ एक्स लिमिटेड जो कंपनी है उसके शेयर होल्डर बन चुके हैं। और शेयर होल्डर और अच्छे मेजर एक, अगर 7 लाख टोटल, 7,90,000 टोटल शेयर है, उसमें से 90,000 शेयर इन दोनों के पास है, तो एक अच्छी मोर देन 10% की ओनरशिप है एक्स लिमिटेड की कंपनी के अंदर नाउ आफ्टर द एक्विजिशन, जब उनके पास 90,000 शेयर हैं। तो हो सकता है कि वो भी अपने जब शेयर एज ए शेयर होल्डर बन के बैठे हुए हो तो कुछ डिसीजन शेयर होल्डर को लेने होते हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ क्या कहते हैं डायरेक्टर्स हो गया, जिसमें जितने भी मेजर समझो कंपनी के मामलात होते हैं ना, वो तब तक नहीं किए जा सकते जब तक शेयर होल्डर का अप्रूवल ना हो। बिल्कुल मेजर मामलात, छोटे मोटे तो वो खुद मैनेजमेंट ले लेती है, लेकिन बिल्कुल मेजर मामलात के लिए आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए होता है इन बाय कंडक्टिंग एन एजीएम। तो हो सकता है उसके अंदर एमी एंड बैथ अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से कंपनी सफर कर रही है, प्रॉफिट्स उसका डिक्लाइन होता है। तो खैर, दो मैंने आप देखो पहले पॉइंट्स दिए कैलकुलेशन से कि भाई आपके कितने से प्रॉफिट कम हुआ, कितने से डिविडेंड कम हुआ। फिर मैंने बात लिखी कि ये तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंपनी स्ट्रगल कर रही है टू इंटीग्रेट द पार्टनरशिप। और फिर मैंने उसका एक रीजन भी लिख दिया कि एक रीजन ये हो सकता है कि एमी एंड बैच जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर मसला कर रहे हो। तो ये टोटल 4 पॉइंट्स मैंने लिख दिए। फिर कंक्लूजन में मैंने लिख दिया, कंक्लूसिवली इट कैन बी सेड दैट एक्स लिमिटेड डिड नॉट टेक द राइट डिसीजन। आपके प्रॉफिट्स नहीं बढ़े तो फिर क्या फायदा एक्विजिशन का, बिकॉज इट डिटेरियोरेट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एक्स लिमिटेड। अच्छा, वैसे तो चलो ये मैंने लिख दिया और आप भी लिख दोगे तो मार्क्स वेरी गुड बिल्कुल मिल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि आप राइट आफ्टर 1 ईयर ऑफ एक्विजिशन एक बिजनेस की के बारे में ये डिफाइन कर सको कि भाई कि ये एक्विजिशन फायदेमंद या नुकसान देती। अभी एक ही साल हुआ है ना, एक साल में तो इट वाज ऑब्वियस कि भाई बिजनेस की इंटीग्रेशन को करने में मसला आएगा, देर इज नो डाउट अबाउट दैट। और आपको कुछ हो सकता है उस इंटीग्रेशन कराने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट भी पे करनी पड़े, जो कि आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को कम करे। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली, मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, थ्योरी हमारा आंसर हो गया है,
प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपको एक्विजिशन कर के बाद एटलीस्ट 2-3 साल कब की परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी को चेक करना पड़ता है, ताकि आप ये देख सको कि भाई अब 2-3 साल हो गए, अभी भी अगर इंटीग्रेशन के मसले मसले मसाइल चल रहे हैं और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर नहीं हो रही, तो फिर तो ये गलत डिसीजन था। लेकिन पहले साल में ये कहना इतना ठीक नहीं होता। आपकी थ्योरी के हिसाब से ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप कभी कुछ एसेस कर रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि यार 1 साल बाद प्रॉफिट नहीं बढ़े, ये तो गलत डिसीजन हो गया। यहां तक अभी थ्योरी के हिसाब से ये ठीक है। इवन अगर आप जो प्रैक्टिकल बात है उसको भी कंक्लूजन में एम्बेड करना चाहो, अगर कोई बच्चा ये लिख दे कि राइट नाउ इट इज टू अर्ली टू से दैट द बिजनेस परफॉर्मेंस हैज डिटेरियोरेटेड सिंस इट इज जस्ट 1 year राइट आफ्टर एक्विजिशन एंड द बिजनेस माइट डू मच बेटर आफ्टर बीइंग इंटीग्रेशन आफ्टर बीइंग प्रॉपरली इंटीग्रेटेड, तो वो कंक्लूजन भी ठीक होगा। ये मेरा कंक्लूजन सिंपल सा है। मार्क्स आपको इस पर भी मिलना है, मार्क्स आपको उस पर भी मिलना है, लेकिन हाँ, जो प्रैक्टिकल वाली बात है अगर आप वो लिखते हो तो फिर जाहिर सी बात है कि आपकी जो आंसर राइटिंग है वो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर होगी, क्योंकि आपने ज्यादा अच्छा इवैल्यूएशन का पॉइंट लिखा हुआ। खैर, दिस वाज योर होल क्वेश्चन, जिसके अंदर आपने परचेज ऑफ बिजनेस और सेल ऑफ बिजनेस दोनों के एस्पेक्ट्स को कवर अप कर लिया। अब परचेज ऑफ बिजनेस का एक और एस्पेक्ट बाकी है, जिसके अंदर वो आपसे एक्वायरर जब बिजनेस एक्वायर कर रहा है तो उसके लिए डबल एंट्रीज पास करने का बोलता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।